हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू रेस्पायर क्लासेस। बेटा आज एसएचएम का एक नया लेक्चर लेके हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। तो आज का जो लेक्चर है कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मेन टॉपिक पे आएंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाह रहा था, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें काफी कंसेप्ट बेस्ड है इन क्वेश्चन में। देखिए, मान लो दिस इज ए सीलिंग और इस सीलिंग से मैंने एक स्प्रिंग को अटैच करके रखा हुआ है ऐसे। इनिशियली बेटा ये स्प्रिंग जो है ना, ये नेचुरल लेंथ पे है, इट इज इन नेचुरल लेंथ। सर ये नेचुरल लेंथ का मतलब क्या हुआ? एक स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ हुआ, ना ही ये स्प्रिंग एक्सटेंड हुई है ना ही कंप्रेस हुई है। यानी नॉर्मली अगर मैं ये स्प्रिंग को अपने हाथ पे रखूंगा, जिस लेंथ पे ये होगा उसी को हम नेचुरल लेंथ कहते हैं। ठीक है ना बेटे? चलिए बेटा, इस स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच है m, एक मास m अटैच है इसके साथ। ठीक है ना? चलिए ये देखिए, लेकिन इनिशियली मैं क्या कर रहा हूं, ये मास m मैंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। यानी इस मास का जो वेट होगा ना mg डाउनवर्ड्स, वो इस स्प्रिंग पे फील नहीं होगा, रादर मैंने अपने हाथ से इसको पकड़ के रखा है। ठीक है ना? नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग। अब देखो, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट नंबर 2 होगा कि ये मास है m, इसको मैंने छोड़ दिया। ये मैंने पकड़ा था ना हाथ से, अभी तक स्प्रिंग पे कोई भी टेंशन नहीं आ रहा था, अब मैंने छोड़ दिया इसको। जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, इस mg, ये वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और जब mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो ये मास है ना धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए, मान लो, देखिए बेटा, जब ये एक्सटेंड हो जाएगी ये स्प्रिंग, तो क्या होगा, एक पॉइंट पहुंचेगा जब ये जो मास mg वेट डाउनवर्ड दे रहा है mg, और इस मास के नीचे जाने की वजह से स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आ रहा है, तो इस एक्सटेंशन की वजह से एक फोर्स होगा अपवर्ड्स। कितना होगा वो फोर्स? kx। ठीक है ना? तो बेटा एक पॉइंट पहुंचेगा जब mg की वजह से जो वेट डाउनवर्ड है और जो अपवर्ड रेस्टोरिंग फोर्स है kx, वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा? एक पॉइंट में आपको यहां पे बता दूं कि मान लो एक पार्टिकल है, एसएचएम कर रहा है, ये उसका मेन पोजीशन है। ठीक है ना? ये हुआ एक्सट्रीम पोजीशन। बेटा ये जो मीन पोजीशन है ना, यहां पे आप एक बात याद रखेंगे कि इस मीन पोजीशन पे जो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल होता है वो 0 होता है। ठीक है ना? अच्छा, हमें पता है इस मीन पोजीशन पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है, वो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कितना होता है? सर ए ओमेगा होता है, ए ओमेगा होता है। तो अगर हमें ये मीन पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है तो यहां पर एफ नेट 0 होगा और वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। अच्छा, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है ये वाला, यहां पर वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि बेटा जब एसएचएम करता हुआ पार्टिकल यहां एंड पे पहुंचता है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो रुक जाएगा और फिर वापस अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। सेम इस एंड पे होगा, यहां तक पहुंच जाएगा, थोड़ा रुक जाएगा, फिर वापस आएगा। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मीन पोजीशन को कि एफ नेट 0 है या वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है ना बेटा? अब मैंने आपसे कहा कि इस मास m को जब मैंने छोड़ दिया, ये नीचे आया, जितना ये नीचे आएगा उतना उस स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ जाएगा, और जितना स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ेगा इसमें रेस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें पता है रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बेटा इस पॉइंट पे पहुंच के, ये जो पॉइंट यहां पर आया, ये वाली लाइन, यहां पर पहुंच के क्या होगा, ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में kx लग रहा है, ऊपर की तरफ जो kx लग रहा है वो बराबर होगा mg के। यानी नीचे की तरफ जो वेट है मास का और स्प्रिंग की वजह से जो अपवर्ड फोर्स है वो बराबर आ जाएंगे। अच्छा, बराबर आया तो ये जो x आया, ये जो डिस्प्लेसमेंट आया, वो बराबर होगा mg डिवाइडेड बाई k। ये पॉइंट बेटा याद रखेंगे आप। क्या वैल्यू मिला हमें यहां पर एक्सटेंशन का? mg डिवाइडेड बाई k। यानी जब मैंने इस पार्टिकल को, देखो ये मास है ना, इसको मैं ये यहां पे मैंने हाथ से पकड़ के रखा था, यानी इसकी वेलोसिटी 0 थी, ये रेस्ट पे था। जब मैंने इसको छोड़ा, अब ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ नीचे जाना, यानी इसकी वेलोसिटी यहां पर थी 0, यहां पर थी वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी 0 से नीचे की तरफ एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुआ। और अब देखिए बेटा, उस कंडीशन के हिसाब से जहां पर वेलोसिटी 0 हो, क्या मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं।
सर ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन हुई। जहां पर नेट फोर्स जीरो हुआ उसको क्या मानेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट मानेंगे। तो ये रहा बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इक्विलिब्रियम पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। सर एक्सट्रीम पॉइंट जहां वेलोसिटी जीरो, मीन पॉइंट जहां नेट फोर्स जीरो, ये रहा वेलोसिटी जीरो एक्सट्रीम पॉइंट। यहां पर देखो नेट फोर्स जीरो तो मीन पोजीशन, इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा एम्पलीट्यूड। यानी इस मास को जब मैं छोड़ूंगा ये ऐसे ऑसिलेट करता जाएगा, यहां से ये मीन पोजीशन आएगा, ओवरशूट करेगा, वापस मीन पोजीशन, ओवरशूट करेगा, एंड इट विल कीप डूइंग ऑसिलेशन लाइक दिस। आई होप आप ये बात समझ गए कि ये जो डिस्टेंस है ये हमें एम्पलीट्यूड मिलेगी। तो यहां पर एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या आया बेटा, एम्पलीट्यूड का वैल्यू आया mg डिवाइडेड बाई k, mg डिवाइडेड बाई k। चलिए बेटा ये हमारा पहला वैल्यू है जो हमने अभी यहां पर डिराइव किया है, ये रहा पहला वैल्यू, एम्पलीट्यूड कितना आया mg डिवाइडेड बाई k। चलिए अब देखिए बेटा ये जो मास है ना ये ऑसिलेट कर रहा है, अब हमें मास भी तो पता है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये तो हमें गिवन ही है, ये गिवन है हमें कि स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब देखिए बेटा पहला पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना था एम्पलीट्यूड, वो मैंने कर लिया। दूसरा पॉइंट मैं देखना चाहता हूं कि इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, ओमेगा क्या होगा इसके लिए। सर हमें पता है ओमेगा क्या होता है, देखिए ओमेगा तो होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है k डिवाइडेड बाय m, ठीक है ना, ठीक है ना बेटे, ओमेगा बराबर होता है ये। तो यहां से मैं ओमेगा का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, ओमेगा का वैल्यू लिख सकता हूं मैं k डिवाइडेड बाई m और अंडर रूट। यहां पे बेटा m की जगह हमें कैपिटल M रखना है। क्यों कैपिटल M रखना है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में कैपिटल M लिया हुआ है, k डिवाइडेड बाई कैपिटल M, और इस स्क्वायर को यहां ले आओ तो ये आ गया ओमेगा का वैल्यू भी। चलिए ये आ गया ओमेगा का वैल्यू भी। अब देखिए बेटा ये तो दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट मैं चाहता हूं मुझे बताओ आप मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, v मैक्सिमम। आप कहोगे सर वेलोसिटी तब मैक्सिमम होगा जब ये एसएचएम करता हुआ पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, क्योंकि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है तब इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। और वो किसके बराबर होती है, यहां पे मैंने लिख के रखा है, जो वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन पे वो मैक्सिमम होती है और ए ओमेगा के बराबर होती है। तो वी मैक्स आएगा बेटा ए ओमेगा, और ए ओमेगा किसके बराबर है, ए देखो mg बाई के, mg डिवाइडेड बाई के, और मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा से। ओमेगा कितना है बेटा, अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई m। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इन सारी टर्म्स को रूट के अंदर ले जाओ। अंदर था बेटा पहले ही k बाई m, और ये जो वैल्यूज में अंदर लूंगा वो स्क्वायर बन जाएगी अंदर, तो ये बनेगा m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाई k स्क्वायर। तो जरा सॉल्व करो, m से एक m कैंसिल, k से एक k कैंसिल, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, देखिए यहां बचा अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई k, अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई k, और ये जो g स्क्वायर अंडर रूट है g बाहर आ जाएगा, ये लो बेटा g बाहर आ गया, ठीक है ना। तो इस वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या आया हमें मिला v मैक्स किससे बराबर मिला बेटा, g अंडर रूट ऑफ m बाई k। दिस इज द आंसर, और यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए बेटा ये बन जाएगा इसका आंसर, ये रहा मैक्सिमम वेलोसिटी। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर मुझे बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी तो पता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। आप कहोगे सर अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, कैसे, मैक्सिमम वेलोसिटी है ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ ऑफ m v मैक्सिमम का स्क्वायर। चलो वो भी देख लेते हैं एक बार। ये देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगा, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये आ जाएगा 1/2 m v मैक्स का स्क्वायर, v मैक्सिमम का स्क्वायर। तो यहां से हमें मिलेगा 1/2, मास है m, यहां पर भी बेटा कैपिटल M, 1/2 m, v कितना आया हमारे पास ये, और इसका स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा g स्क्वायर m बाई के, g स्क्वायर m बाई के। तो ये बनेगा कितना बेटा, ये बनेगा हाफ ऑफ
m square g square divided by k, and this will be kinetic energy maximum. This will be kinetic energy maximum. I hope you got the concept. ठीक है बेटे, इतने सारे पॉइंट्स हमें इस एक कंसेप्ट से हमने डिराइव किया। ठीक है ना। एक क्विक रिकैप देता हूं मैं। हमारे पास इनिशियली ये स्प्रिंग था बेटा, इस पे जो ये मास अटैच था इसको मैंने एक्सटर्नल फोर्स से पकड़ के रखा था, यानी इसका वेट इस स्प्रिंग पे भी कोई असर नहीं डाल रहा था, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे था। अब मैंने क्या काम किया, मैंने धीरे से इस मास को छोड़ दिया। मास छूट गया तो इस mg की वजह से ये थोड़ा सा नीचे आएगा और इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस। ठीक है ना। मैंने इस पॉइंट को बेटा एक्सट्रीम पॉइंट क्यों माना, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी थी जीरो। हमारे एसएचएम में जिस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो बनती है हम उसको एक्सट्रीम पॉइंट मानते हैं। मैंने इस पॉइंट को मीन पोजीशन क्यों माना, क्योंकि यहां पे मैंने रखा नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, जितना स्प्रिंग की वजह से रेस्टोरिंग फोर्स उतना वेट की वजह से mg डाउनवर्ड्स। ठीक है ना बेटा, इसकी वजह से मैंने इसको क्या रखा, मैंने इसको माना इक्विलिब्रियम पॉइंट। और जब मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट माना तो एक्सट्रीम और इक्विलिब्रियम के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। एम्पलीट्यूड भी कैलकुलेट किया, ओमेगा भी कैलकुलेट किया, वी मैक्स कैलकुलेट किया, काइनेटिक एनर्जी मैक्स कैलकुलेट किया। ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल है बेटा, सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल है। आप थोड़ा समझने की ट्राई करो इसको, फिर से मैं बताता हूं। सिमिलर केस जैसा अभी एग्जांपल 1 में था, यहां पर एक स्प्रिंग है, ये रहा बेटा स्प्रिंग। इस स्प्रिंग पे एक मास m अटैच किया हुआ है मैंने, लेकिन इनिशियली क्या, ये मास मैंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। इसको मैंने ऐसे पकड़ के रखा है। तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि mg की वजह से जो वेट डाउनवर्ड लग रहा है वो स्प्रिंग पे नहीं आ रहा है। दिस स्प्रिंग इज अगेन इन इट्स नेचुरल लेंथ और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। ठीक है ना। अब क्या कर रहा हूं मैं, जैसे मैंने पिछले केस में किया, इस मास को मैं छोड़ देता हूं, इसको मैंने छोड़ दिया। अब इसको छोड़ देता हूं तो क्या होगा, ये देखो बेटा, ये मास जब छूटेगा, मान लो ऐसे आ गया, ऐसे मास m है बेटा, इस पॉइंट को मैं मानता हूं इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो नेट फोर्स जीरो। ठीक है ना। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पर रेस्ट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रेस्ट का क्या मतलब, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ kx वो बराबर है mg के। ठीक है ना। तो सेम कंडीशन हम यहां पे रख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, आप कहोगे सर अभी जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो kx बराबर होगा mg के। अगर kx बराबर mg के, x आएगा mg बाई k, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी mg डिवाइडेड बाई k। ये वाली डिस्टेंस होगी बेटा mg, कैपिटल mg डिवाइडेड बाई k। पिछले क्वेश्चन का ही कंसेप्ट है ये। अब देखो बेटा, यहां पर एक और चीज आ जाएगा। देखो क्या, मेरे पास एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m, और इस छोटे से पार्टिकल को मैं यहां पे रख रहा हूं, इसके ऊपर ये रहा छोटा सा मास m। इसको मैं धीरे धीरे से मैंने इसको इस मास पे रख दिया। ठीक है ना बेटे। अभी तक बात मेरी सुनो, ये वाली जो लाइन है ना, ये थी इक्विलिब्रियम पोजीशन वाली लाइन। कौन सी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्यों थी इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि हमने यहां पे माना नेट फोर्स इज जीरो, kx को मैंने बराबर किया mg के। तो मैंने इनिशियली इस पोजीशन को माना था इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट माना था। क्यों माना था इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि नेट फोर्स यहां पर जीरो था। सर kx जो ऊपर था वो mg के बराबर था, तो इसीलिए मुझे ये डिस्टेंस मिली mg बाई k। ठीक है ना। लेकिन अब मैंने इस छोटे से मास को इस पे रखा और ये मास इसके साथ चिपक गया। ठीक है बेटे। अब देखो क्या होगा, मैंने धीरे धीरे से इस मास को इस पे रखा, यानी मैंने कोई इंपल्सिव फोर्स इस पे एक्ट नहीं किया, मैंने धीरे धीरे से इस मास को इस पे रखा। अब देखो क्या होगा, क्या इस टाइम पे इस मास, जब मैंने इस मास को इसके ऊपर रखा, अब मुझे बताओ क्या नेट फोर्स जीरो होगा। देखो इस पॉइंट पे फोर्स था अपवर्ड kx, वो बराबर था mg के। ठीक है ना। इस मास के रखे बगैर फोर्स क्या था, अपवर्ड्स फोर्स था kx, डाउनवर्ड्स फोर्स क्या था बेटा mg। इनिशियली तो ये बराबर थे, तभी मैंने लिखा ना x इज इक्वल टू mg बाई k। लेकिन अब जब मैंने ये छोटा सा मास इस पे रखा, अब देखो, अब डाउनवर्ड फोर्स mg नहीं रहेगा, mg प्लस स्मॉल mg रहेगा।
क्योंकि अब दूसरे का भी वेट डाउनवर्ड्स होगा। इसका मतलब ये जो पोजीशन इनिशियली हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा सर इक्विलिब्रियम पॉइंट? क्योंकि इस मास के रखने से अब इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। बहुत अच्छे से समझना इस बात को। अब क्या होगा बेटा, इसका मतलब है कि देखो, जब मैंने इस मास को इस पे इनिशियली, तो ये मास m इक्विलिब्रियम पॉइंट पे था, और मैंने आपको बोला ये रेस्ट पे भी था इनिशियली इस मास के रखे बिना, तो इसकी वेलोसिटी तो इनिशियली जीरो थी क्योंकि ये रुका हुआ था यहां इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। अच्छा, जब मैंने इस मास को धीरे धीरे इस पे रखा, इस मास के धीरे धीरे रखने से भी वेलोसिटी जीरो ही रही। वेलोसिटी तो एट अ टाइम तो इस पे कोई जर्क नहीं लगा, यानी इस पॉइंट पे जब मैंने मास इस पे रखा, इस पॉइंट पे इस मास m की वेलोसिटी है जीरो। और हमें पता है जब जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाए, हम उसको ट्रीट करते हैं एज एक्सट्रीम पॉइंट। हम उसको ट्रीट करते हैं एज एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट का क्या मतलब? ये एसएचएम का एंड मोस्ट पॉइंट होगा। अब देखो बेटा, इस मास m की वजह से ये मास थोड़ा सा नीचे आएगा। थोड़ा सा नीचे आके क्या होगा देखो, थोड़ा सा नीचे क्या होगा देखो, थोड़ा सा नीचे आने के बाद, यहां पे मैं फिर से दिखाता हूं, ये देखो बेटा, थोड़ा सा नीचे आने के बाद क्या होगा, ये मास अब m नहीं है, ये मास है m प्लस m, क्योंकि अब इसमें दूसरा छोटा मास भी ऐड हो गया। बेटा यहां पर पहुंच के ये फिर से एक इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कर लेगा। ये देखो, यहां से थोड़ा सा नीचे आके ये फिर से एक इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करेगा, और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा, आप कहोगे इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो ऊपर की तरफ है kx और जो नीचे की तरफ है m प्लस एम जी, वो फिर से बराबर हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन है कि नहीं? यही तो है इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन। यहां पर क्या होगा बेटा, देखिए यहां पर कंडीशन है k एक्स डैश। एक्स डैश मतलब बेटा टोटल एक्सटेंशन, यानी इस इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक जो टोटल एक्सटेंशन हुआ, के एक्स डैश, ये किसके बराबर होगा बेटा? ये बराबर होगा m प्लस एम जी। ये बराबर होगा m प्लस m इंटू जी। फिर से समझाता हूं, जब मैंने इस मास m पे छोटा सा मास रखा, ये मास धीरे 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 नीचे आना स्टार्ट हुआ, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जो m प्लस एम जी डाउनवर्ड्स लग रहा है, वो बराबर होगा के एक्स डैश जो ऊपर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है, और उस पॉइंट को मैंने यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट कंसीडर कर लिया। इसको बेटा थोड़ा सा सॉल्व करो, ये क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा बेटा एम जी प्लस स्मॉल एम जी, ठीक है ना बेटा? और यहां से आपको एक्स डैश कितना मिला? एक्स डैश कितना मिलेगा? एक्स डैश मिलेगा, इस के को यहां से डिवाइड कर दो, इस के को यहां से डिवाइड कर दो, एक्स डैश आएगा एम जी प्लस एम जी डिवाइडेड बाई की। ये बेटा आ गया हमारे पास टोटल एक्सटेंशन, ये आ गया एक्स डैश। टोटल एक्सटेंशन मतलब इनिशियली पार्टिकल यहां पर था, फाइनली पार्टिकल यहां पर पहुंचा, और ये कितना आया हमारे पास? हमारे पास आया ये कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाई के, ये रहा, प्लस स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई के। चलिए बेटा, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब देखो बेटा, यहां से लेकर यहां तक कितना है हमारे पास? सर ये रहा। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक कितना है? सर कैपिटल एम जी बाई के। तो बेटा ये वाला पोर्शन कितना होगा? टोटल में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो टोटल में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो ये जो एम्पलीट्यूड है फाइनली एसएचएम का, ये जो एम्पलीट्यूड है फाइनल एसएचएम का, ये है टोटल माइनस दिस, यानी ये रहा बेटा टोटल। इसमें से कैपिटल एम जी बाई के को माइनस करो, इसमें से कैपिटल एम जी बाई के को माइनस करो, वहां बच जाएगा स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई के। ये रहा बेटा एम्पलीट्यूड मिल गया आपको, ये रहा फाइनली एम्पलीट्यूड। आप देखो, इसका मतलब है जब मैंने इस मास m को इसके ऊपर रखा, ये यहां तक आया इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वो कितना? mg बाई के। अब इसके बाद नीचे जाएगा mg बाई के, फिर से ऊपर आएगा mg बाई के, और इसी तरह ये ऑसिलेट करता रहेगा। आई होप यू गॉट दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना बेटा? चलिए आगे देखते हैं। हाँ चलिए बेटा, सारी कैलकुलेशंस आई थिंक हो गई, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, आगे का कंसेप्ट इसके बाद सीखेंगे। चलिए
अब देखो बेटा, अब देखो, अब हमारे पास है अभी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम होगा कितना, स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई के, सुप्रीम कांस्टेंट ऑफ द सुप्रीम। बेटा ये जो देखो एसएचएम कौन कर रहा है यहां पर, ये एम एसएचएम नहीं करेगा, ये एम प्लस एम एसएचएम करेगा। ये पॉइंट यहां पे सीखने वाला है, क्योंकि ये एम इनिशियली रेस्ट पर था तो ये एसएचएम नहीं कर रहा था, जब मैंने इस पर छोटा मास एम रख दिया तब जाके ये एसएचएम करेगा। तो इसके लिए बेटा ओमेगा कितना आएगा, हमें पता है ओमेगा स्क्वायर होता है के बाई एम, और ओमेगा होगा अंडर रूट ऑफ के बाई एम, तो अंडर रूट ऑफ के, लेकिन मास है हमारे पास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये रहा बेटा ओमेगा का वैल्यू आ गया। अगर ओमेगा भी आ गया, ए भी आ गया, जरा मुझे वी मैक्स बताओ कितना होगा। बता बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है सर ए ओमेगा, ए ओमेगा है ना आपके पास, ए भी है ओमेगा भी है, सॉल्व कर लो, ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास आ गई, क्या आप लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल सकते हो, के मैक्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है हाफ ऑफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। बेटा आपके पास मास भी गिवन है, वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू भी गिवन है, हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं मुझे बताओ मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हुआ इस एसएचएम में। देखो बेटा जब एसएचएम स्टार्ट हुआ था ना तो पार्टिकल यहां पर था, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, देखो मैक्सिमम इस एंड पोजीशन से मेन पोजीशन आया, और मेन पोजीशन से फिर से इतना नीचे जाएगा, जितना इस पॉइंट से मैं मीन तक आया, मीन से भी फिर से उतना नीचे से जाऊंगा, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा ट्वाइस एम्पलीट्यूड, और वो कितना हुआ 2 टाइम्स एम जी बाई के, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा 2 टाइम्स एम जी डिवाइडेड बाई के, ठीक है ना बेटा। सो दीज आर ऑल द वैल्यूज दैट नीडेड टू बी कैलकुलेटेड, और ये हमने एक एक करके सारे वैल्यूज को कैलकुलेट किया हुआ है। आई होप दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू, ठीक है ना बेटा। ये जो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, ये एग्जांपल्स, ये अपने आप में क्वेश्चंस है, फुल फ्लेज्ड बेटा, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस है ये अपने आप में, ठीक है। चलिए चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं कि अगर हम स्प्रिंग्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखेंगे, एक से ज्यादा स्प्रिंग्स को, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा उन स्प्रिंग्स की वजह से, ठीक है ना। ऐसे टॉपिक को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। बेटा ये जो स्प्रिंग्स की कॉम्बिनेशन है ना, ये 2 तरीके में होती है। अगर मैं स्प्रिंग्स की कॉम्बिनेशन की बात करूं तो पहला आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहला आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। और दूसरा क्या आता है बेटा, दूसरा आता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ये देखो देखो ये वाला जो स्प्रिंग है ना यहां पर, ये पैरेलल ये दोनों एग्जांपल्स है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। आप इनको ऐसे ही याद रखोगे कि हमारे पास एक मास है, उस मास पे 2 स्प्रिंग अटैच की हुई है, और उन स्प्रिंग्स का दूसरा एंड किसी और वॉल के साथ अटैच है। यहां पर देखो आप बेटा स्प्रिंग क्या है बेटा, स्प्रिंग का सिर्फ एक एंड मास के साथ अटैच है और दूसरा वॉल के साथ। यहां पर आप देखो स्प्रिंग का सिर्फ एक एंड मास के साथ अटैच है, दूसरा वॉल के साथ, एक एंड मास के साथ, दूसरा वॉल के साथ। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बेटा जो होंगी ना, ये होंगी पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, जो स्प्रिंग्स है ना उनका रेस्टोरिंग फोर्स एक ही डायरेक्शन में होता है। बस ये पॉइंट आप याद रखना कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोनों, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशंस है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप याद रखोगे कि जो स्प्रिंग्स है उन पे जो रेस्टोरिंग फोर्स लगता है वो सेम डायरेक्शन में लगता है। दिखाता हूं कैसे। ये मास एम है ना, यहां पर इस मास एम को मैंने ऐसे पकड़ा और आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट किया, इस मास को मैंने ऐसे पकड़ा और इधर की तरफ शिफ्ट किया। आप कहोगे सर कितना शिफ्ट किया, मैं कहूंगा मैंने इसको शिफ्ट किया मान लो एक्स, मैंने इसको एक्स डिस्टेंस से शिफ्ट किया, ठीक है ना। चलिए मैंने इस मास को x डिस्टेंस से एक्सटेंड किया। अगर मैंने x एक्सटेंड किया तो ये स्प्रिंग K1 में भी x एक्सटेंशन आएगा, ये स्प्रिंग K2 में भी x एक्सटेंशन आएगा, ये दोनों खिंच जाएंगी। जब स्प्रिंग राइट साइड से खिंची तो इनमें रेस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ आएगा। तो जो स्प्रिंग 1 में जो रेस्टोरिंग फोर्स आएगा उसको मैं नाम देता हूं F1। F1 बराबर आएगा K1x,
ठीक है ना, x एक्सटेंशन हुआ तो kx होता है रेस्टोरिंग फोर्स। और ये जो सुप्रिंग 2 है इसमें कितना फोर्स आएगा, इसमें फोर्स आ जाएगा k2 इंटू एक्स। अब देखो इसमें फोर्स आ गया लेफ्ट की तरफ k2 इंटू एक्स, ठीक है ना बेटे। अब देखो अगर मैं देखूं इस F1 में जो रेस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या सर, लेफ्ट है, उसकी डायरेक्शन लेफ्ट। K2 में जो रेस्टोरिंग फोर्स आया उसका डायरेक्शन भी लेफ्ट है, दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में, ऐड कर दो सीधा सीधा। तो यहां पर बेटा जो F नेट आएगा, F नेट हमें मिलेगा किसके बराबर, K1 x प्लस K2x। ये हमें मिल गया बेटा क्या, नेट फोर्स। ये आप अपने जहन में रखोगे कि जो नेट फोर्स हमें मिला पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो कितना आया था, K1 प्लस K2। अब देखो बेटा ये जो F नेट है ना, F नेट को मैं मान सकता हूं, देखो क्या यहां पे ध्यान रखना, ये रहा सुप्रिंग सिस्टम, ये जो सुप्रिंग्स है ना K1 प्लस K2, इन दोनों के बदले में एक ही सुप्रिंग रख रहा हूं, इन दोनों के बदले में एक ही सुप्रिंग रख रहा हूं। और वो सुप्रिंग जो है ना वो होगा इक्विवेलेंट, क्या होगा बेटा, K इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ K1 एंड K2। यानी इन दो सुप्रिंग्स के बदले मैंने एक ही सुप्रिंग रखा, उस सुप्रिंग का सुप्रिंग कांस्टेंट होगा इन दोनों सुप्रिंग्स के इक्विवेलेंट के बराबर, ठीक है ना। और इस मास को मैंने ऐसे ही रख दिया इसके साथ m, यानी जो इफेक्ट, जो काम ये K1 और K2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं वो ये K इक्विवेलेंट अकेले करेगा, अकेले करेगा ये। अब देखिए बेटा यहां से हमें मिला F नेट इज इक्वल टू K1x प्लस K2x। अब मैंने दोनों सुप्रिंग्स की जगह एक ही सुप्रिंग रखा और उसका नाम दिया K इक्विलिब्रियम। तो बेटा उसमें कितना रेस्टोरिंग फोर्स आएगा, आप कहोगे सर इक्विवेलेंट में आएगा K इक्विवेलेंट जब उसमें एक्सटेंशन आया x, F नेट आएगा बराबर K इक्विवेलेंट इंटू x। और ये F नेट किसके बराबर था बेटा, ये बराबर था K1x प्लस K2x। यहां से भी x गया, देखो बेटा यहां से भी x गया, यहां से भी x गया, यहां से भी x गया, तो हमें मिला K इक्विलिब्रियम किस केस में, पैरेलल केस में। K इक्विलिब्रियम हमें किसके बराबर मिला, ये मिला हमें K1 प्लस K2, ये मिला हमें K1 प्लस K2। यानी बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सुप्रिंग्स में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सुप्रिंग्स में होता है ये कि जो इक्विवेलेंट सुप्रिंग कांस्टेंट होगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल सुप्रिंग कांस्टेंट्स होता है, ठीक है ना बेटा। आई होप दिस डेरिवेशन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर जब भी सुप्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट किया होगा क्या होगा, इन दोनों में से एक केस होगा, या तो मल्टीपल सुप्रिंग्स को एक साइड से मास के चिपका के वॉल के साथ रखा होगा, जैसे यहां पर मल्टीपल सुप्रिंग्स एक साइड मास के दूसरा इस पे, या होगा वॉल्स के दोनों साइड से सुप्रिंग अटैच करके लेकिन उन सुप्रिंग्स का दूसरा एंड मास के साथ चिपका हुआ है, ठीक है ना बेटा। अभी मैं बताता हूं कि ये सीरीज से कैसे डिफर करेगा, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा आई होप दिस इज क्लियर। अब सर ये वाला कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मैंने आपसे अभी कहा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो नेट फोर्सेस है ना बेटा, जो रेस्टोरिंग फोर्सेस है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। चलो देखते हैं, देखते हैं क्या होगा। चलिए बेटा देखो ये है ना मास, यहां पर ये मास, मान लो इस मास को मैंने ऐसे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट किया, आप राइट करो लेफ्ट करो आपकी मर्जी है। इस m को मैंने यहां लेफ्ट ये थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ऐसे मैंने पकड़ा और इधर मैंने लिया इसको। अब ध्यान लगाना, जब मैंने इस मास को लेफ्ट शिफ्ट किया बेटा ये सुप्रिंग कंप्रेस हो गया, K1 वाली सुप्रिंग हो गई कंप्रेस, तो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स कहां से आ गया, इसमें इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में Kx आ जाएगा, K1x। ये देखो मास को मैंने इधर लेफ्ट शिफ्ट किया, ये K1 वाली सुप्रिंग कंप्रेस हो गई और K2 वाली सुप्रिंग एक्सटेंड हो गई। जब कंप्रेशन होता है ये सुप्रिंग चाहेगी मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आऊं, तो ये राइट की तरफ फोर्स लगाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स। इस m को लेफ्ट ले जाने से ये K2 जो है ना एक्सटेंड हो गया। अब देखो इधर मास को मैंने यहां पकड़ा इधर लिया तो ये K2 एक्सटेंड हो गया, तो इसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यानी यहां पर भी फोर्स आ गया K2x। समझ आया, तो ये भी हो गया कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर क्यों, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन सेम है दोनों केसेस में, दोनों केसेस में रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन सेम है। आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट। अब देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं यहां पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सुप्रिंग्स में अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सुप्रिंग्स है और उनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है
तो ये जो K इक्विवेलेंट आएगा, K इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, ये आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस सो ऑन अप टू Kn। जितने भी हमारे पास स्प्रिंग्स है, n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, उनको सीधा सीधा ऐड कर देना है, सीधा सीधा ऐड कर देना है, ठीक है ना। चलिए अब देखो बेटा, एक और पॉइंट यहां पे मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको। देखो, मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है मान लो 3। कितना है बेटा, 3 है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। एक और स्प्रिंग है मेरे पास K2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 4। अगर मैंने इन दोनों को पैरेलल में ऐड कर दिया, पैरेलल में ऐड करके K इक्विवेलेंट कितना होता है, K इक्विवेलेंट होता है K1 प्लस K2। कितना होता है, K1 प्लस K2। ऐड करो दोनों को, K इक्विवेलेंट आएगा 3 प्लस 4 इज 7, तो ये आ गया 7। सर इससे क्या मतलब, अगर आप देखोगे बेटा, ये जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आया ना, ये इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट से हमेशा ज्यादा होगा। यानी जब मैं स्प्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट से हमेशा ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट मैं यहां पे नोट करा देता हूं आपको। नोट डाउन दिस पॉइंट बेटा, इट इज अ स्टार पॉइंट। स्टार पॉइंट क्या कहता है, व्हेन springs are connected, when springs are connected in parallel, when springs are connected in parallel, then equilibrium, sorry, then equivalent spring constant, then equivalent spring constant is always greater than individual spring constants, individual spring constants, individual spring constants, ठीक है ना। हमेशा ये इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट से ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब देखिए, मान लो यहां पर मैंने एक सिस्टम रखा हुआ है ऐसे, इसमें मैंने एक स्प्रिंग ऐसे लिया, इसको मैंने मास m के साथ अटैच किया, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस मास को। यहां पर मैंने एक और स्प्रिंग इसके साथ अटैच करके रखा। मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, ठीक है ना बेटा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। ये जो मास m है ना, ये एक ही मास है बेटा जिसका मास है m। इस मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो ये ऐसे चम करेगा, हमें पता है। अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस हुआ तो मुझे बताओ टाइम पीरियड कितना हुआ। हमें पता है बेटा, नॉर्मल केस में जो टाइम पीरियड होता है वो बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। टी इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। मास तो यहां पर m है, लेकिन k तो 2 दिए हुए हैं सर। 2k को कैसे लिखूं यहां पर, हमें आइडेंटिफाई करना है ये कॉम्बिनेशन कैसा है। जैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सर ये तो सीरीज सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां पर k नहीं आएगा, k इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है ना। और k इक्विवेलेंट इस केस में क्या है, k इक्विवेलेंट है K1 प्लस K2। तो हमारे पास यहां पर टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m, सॉरी m है कैपिटल, m डिवाइडेड बाई k इक्विवेलेंट, और वो कितना है K1 प्लस K2। आंसर, ठीक है ना। छोटी सी एग्जांपल थी। हाँ चलिए, ओके। अब आ जाते हैं स्प्रिंग्स इन सीरीज में। अब आ जाते हैं स्प्रिंग्स इन सीरीज में। देखो बेटा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्प्रिंग्स इन सीरीज। स्प्रिंग्स इन सीरीज में क्या होता है, दो स्प्रिंग्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के होती हैं। सर क्या मतलब है हाथ पकड़ के होती हैं, ये देखो, ये दो स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है, मान लो ऐसे एक स्प्रिंग है, ऐसे एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का एक एंड, ये स्प्रिंग का दूसरा एंड, ये स्प्रिंग का एक हाथ है, ये स्प्रिंग का दूसरा हाथ है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग्स है, ये कम से ये एक एक हाथ पकड़ के रखती है एक दूसरे का। ये देखो, यहां पर स्प्रिंग का एक हाथ,
ये K1 स्प्रिंग K2 स्प्रिंग के हाथ के साथ जुड़ी हुई है। याद रखना, अगर यही पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो यहां पर ये जॉइंट पे सिर्फ हाथ मिला के नहीं होते, इस जॉइंट पे यहां पर एक मास होता बेटा इनके बीच में। याद रखना लास्ट वाले केस में मैंने ऐसे रखा था एक स्प्रिंग, बीच में उनके मास रखा था, फिर जाके यहां पर एक और स्प्रिंग था। ठीक है ना? तो एक तो तरीका ये हुआ कि एंड टू एंड कनेक्टेड होती है स्प्रिंग्स, और दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब सीरीज में कनेक्टेड हो स्प्रिंग्स, उनमें जो टेंशन बेटा होता है वो सेम होता है हर जगह पर। सर ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इस एम मास को इधर राइट खींच लिया, ठीक है ना, तो इसमें कुछ अलग एक्सटेंशन आएगा, इसमें कुछ अलग एक्सटेंशन आएगा। सर अलग अलग क्यों आएगा? क्योंकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है। अगर इनका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है तो सेम फोर्स के अंडर इनमें अलग अलग डिफॉर्मेशन आएगा। सही बात है ना? ये देखो, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके आपको बताता हूं। देखो क्या क्या कह रहा हूं मैं। मान लो ये जो मास m है ना, इस मास m को मैंने इधर से उठा के यहां पर ले गया। मान लो इतना मैंने इसको डिस्प्लेस किया यहां पर, ठीक है ना। मान लो मैंने इसको डिस्प्लेस किया बाय x, टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना किया? x। तो मुझे बताओ इस स्प्रिंग K1 में कितना एक्सटेंशन आया, इस स्प्रिंग K2 में कितना आया? सर हमें नहीं पता। हमें नहीं पता का क्या मतलब? सर टोटल डिस्प्लेसमेंट तो टोटल एक्सटेंशन तो x आया, इसमें आया होगा एक्सटेंशन x1, इसमें आया होगा एक्सटेंशन x2। सर हमें पता तो नहीं है, लेकिन इतना तो पता है, हाँ उसमें भी कुछ ना कुछ आया होगा, इसमें भी कितना कुछ आया होगा। अच्छा, तो फिर हम इनको रिलेट कैसे करेंगे? सर हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो टोटल एक्सटेंशन आया वो इन दोनों के एक्सटेंशन के बराबर होगा, वो इन दोनों के एक्सटेंशन के बराबर होगा। पॉइंट टू रिमेंबर, पहली बात, पॉइंट टू रिमेंबर। अच्छा सर इसके बाद क्या? सर कुछ आपने और भी कहा था टेंशन सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। अगर ये बेटा आइडियल स्प्रिंग्स हुई, आइडियल स्प्रिंग का मतलब होता है ये मासलेस स्प्रिंग्स है, तो क्या केस होगा यहां पर बेटा? देखो क्या केस होगा, जब मैंने इस मास को पकड़ के इधर लिया, इसमें भी थोड़ा सा एक्सटेंशन आएगा, इसमें भी थोड़ा सा एक्सटेंशन आएगा, बिल्कुल आएगा। सर हमें पता है जब भी स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन आता है उनमें रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, और वही तो रेस्टोरिंग फोर्स ही तो टेंशन होता है यहां पर। इसका मतलब सर आप कह रहे हैं सर इस स्प्रिंग K2 में भी जितना टेंशन होगा उतना ही K1 में भी, कैसे? मैं यही बात बोल रहा हूं, इस K2 में जितना रेस्टोरिंग फोर्स होगा या जितना इसमें टेंशन होगा रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से, यहां पर T2 होगा, यहां पर T1 होगा। मैं बोल रहा हूं ये T2 और T1 बराबर होंगे, T2 और T1 बराबर होंगे तो मुझे इनका अलग अलग नाम देने की जरूरत नहीं है। मैं इसको लिख सकता हूं टेंशन टी, इसको लिख सकता हूं टेंशन टी। यानी इन दो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पे अगर मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं, उस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो इक्वल होगा हर जगह पर। सर ऐसा क्यों? देखो बेटा ऐसा क्यों, बता बेटा। रेस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है? रेस्टोरिंग फोर्स होता है प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट होता है? एक तो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का प्रोडक्ट और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। ये देखो बेटा, ये वाला जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना K2, ये वाला स्प्रिंग कांस्टेंट है K1। देखो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है बेटा उसमें सेम फोर्स पर एक्सटेंशन कम आएगा। देखो फोर्स जो मैं लगा रहा हूं ना वो तो मैं यूनिफॉर्मली लगा रहा हूं, एक ही तरह का फोर्स लगा रहा हूं मैं। जैसे यहां पे पकड़ के एफ एक्सटर्नल यूज करके इतना एक्सटेंड किया बेटा, उस फोर्स से जितना K2 एक्सटेंड होगा ना और जो K1 एक्सटेंड होगा वो सेम नहीं होगा। इनमें देखो मैंने x1 और x2 लिखा, इनमें एक्सटेंशन सेम नहीं होगा। एक्सटेंशन सेम कब होता? जब K1 और K2 का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होता। बेटा जिसका देखो, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा उसमें एक्सटेंशन कम, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा उसमें एक्सटेंशन कम। अब देखो इसका मान लो K2 का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा, मैंने थोड़ा सा मोटा दिखाया ना ये, मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा इसमें आएगा एक्सटेंशन कम, यानी प्रोडक्ट ऑफ K2 इंटू एक्स कुछ वैल्यू आएगा। अब ये K1 मान लो ये पतला सा स्प्रिंग है, यानी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, तो जब मैं ये फोर्स इस पे अप्लाई करूंगा इसमें एक्सटेंशन ज्यादा आएगा। यानी इस K2 में K तो ज्यादा है लेकिन X कम है, और इस K1 में K तो कम है लेकिन X ज्यादा है। एंड ऑन द होल ये प्रोडक्ट जो इन दोनों का होगा दैट इज K इंटू एक्स जो होगा बेटा वो सेम होगा K2 के केस में भी और K1 के केस में भी। इसीलिए वही से व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज the tension at each point of series combination is same. I hope you got my point. चलिए
चलिए बेटा, अब देखो अगर मैं मानता हूं इन दोनों के बदले में एक ही स्प्रिंग में रखता हूं, ठीक है ना, इन दोनों के बदले मान लो एक ही स्प्रिंग मैंने रख दी, इन दोनों के बदले मैंने एक ही स्प्रिंग रख दी, उसका के कितना होगा सर? उसका के होगा के इक्विवेलेंट होगा ना, उसका के इक्विवेलेंट। लेकिन सर क्या उस इक्विवेलेंट में भी टेंशन सेम होगा? उसमें भी सेम टेंशन होगा। सर क्यों? उसमें सेम टेंशन क्यों होगा? अरे भाई अभी तो बोल रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन में आप कोई भी पॉइंट उठा लो, टेंशन हर जगह सेम रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं बेटा, ये जो टेंशन टी होगा ये बराबर होगा के इक्विवेलेंट इंटू एक्स, कैपिटल एक्स। यानी अगर मैंने इक्विवेलेंट लिया, इक्विवेलेंट में तो डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ है, और इस पहले इस K2 में x2 हुआ है, K1 में x1 हुआ है। तो टेंशन T किसके बराबर आया बेटा? ये बराबर आया K इक्विवेलेंट, और ये x किसके बराबर? यहां पर x1 प्लस x2। ये मैं रखता हूं x1 प्लस x2। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब देखो बेटा, एक काम करो, ये जो T इक्विवेलेंट है ना, इसको यहां से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा T डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा? ये आएगा बराबर x1 प्लस x2। अच्छा मुझे बेटा बताओ यहां पर टेंशन कितना होगा? यहां टेंशन मतलब रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा यहां पर? यहां पर होगा बेटा K2 x2, यहां पर कितना होगा? K1 x1, ठीक है ना, दोनों T के बराबर है। तो बड़ा बेटा इस x1 का वैल्यू कितना आएगा? x1 का वैल्यू आएगा T बाई K1, यहां पर आएगा T बाई K1 प्लस इस x2 का वैल्यू कितना आया? T बाई K2, T बाई K2। यहां से क्या होगा? यहां से T कैंसल, T कैंसल, T कैंसल, तो हमें वैल्यू क्या मिला? हमें फाइनली वैल्यू मिला 1 बाई के इक्विवेलेंट, 1 डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किसके बराबर मिला हमें ये? हमें मिला ये बराबर 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। तो ये रहा बेटा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी किस केस में? व्हेन स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये रहा आपका आंसर, 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। इस इक्वेशन का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, इस इक्वेशन का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस? देखिए, मान लो अगर हमारे पास दो स्प्रिंग्स है और मैंने दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, तो 1 डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। मान लो हमारे पास अब दो स्प्रिंग्स नहीं है सीरीज में, हमारे पास 2 3 4 5 6 10,000 स्प्रिंग्स है सीरीज में, तो उनका इक्विवेलेंट क्या आएगा? सर सेम फॉर्मूला से आएगा। अगर 3 स्प्रिंग है 1 बाई K1, 1 बाई K2, 1 बाई K3, अगर 4 है तो 1 बाई K4, अगर 5 है 1 बाई K5, और सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा ये, ठीक है ना। सर पैरेलल में कैलकुलेट करना तो इजी था, सीधा सीधा ऐड कर देते थे, लेकिन ये सीरीज में कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर उसको रेसिप्रोकल करो, कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ बेटा, इसमें भी एक छोटा सा हम शॉर्टकट अपने लिए रख सकते हैं। जैसे मान लो इफ वी हैव टू स्प्रिंग्स इन, इफ वी हैव टू स्प्रिंग्स, अगर बेटा हमारे पास है दो स्प्रिंग्स इन सीरीज, उससे क्या होगा दो स्प्रिंग से सीरीज में? तो बेटा देखिए 1 बाई के इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा? सर वो तो आएगा 1 बाई K1 प्लस आएगा 1 बाई K2, इसी के बराबर आएगा बिल्कुल। जरा सॉल्व करो इसको, 1 डिवाइडेड बाई के इक्विलिब्रियम आएगा, सॉरी के इक्विवेलेंट आएगा K2 प्लस K1, K2 प्लस K1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाई K1 इंटू K2। अब रेसिप्रोकल करो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो के इक्विवेलेंट आया वो किसके बराबर आया बेटा? वो आया बराबर K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, और इसी को मैं लिख सकता हूं बेटा प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम। चलो क्या मतलब हुआ सर इसका प्रोडक्ट बाय सम का? यानी अगर आपके पास दो स्प्रिंग्स है और वो कनेक्टेड है सीरीज में, मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है 3 जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 3, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 3,
जिसका सुप्रीम कांस्टेंट है 3, और एक सुप्रीम है जिसका सुप्रीम कांस्टेंट है 4। मैं बता रहा हूं इन दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। ठीक है सर, सीरीज में कनेक्ट किया, ऐसे किया होगा, कुछ ऐसे कनेक्ट किया होगा, एक साइड से दोनों हाथ पकड़ के। हाँ जी, ऐसे ही किया। ये 3 है, ये 4 है, तो के इक्विवेलेंट क्या आएगा 2 के केस में? सर प्रोडक्ट बाय सम। प्रोडक्ट क्या हुआ? 4 3 आर 12। सम कितना आएगा बेटा? 4 + 3 = 7। प्रोडक्ट बाय सम। जरा इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 7 1 * 7 बेटा, वहां बचा 5, तो 0.77 = 49, तो लगभग 1.7 आया। क्या आया? यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, ये देखो बेटा, जो हमें सीरीज में आया ना के इक्विवेलेंट, वो आया 1.7। देखो ये 1.7 इस 3 से भी छोटा है, इस 4 से भी छोटा है। सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम स्प्रिंग्स को कनेक्ट करेंगे, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग्स को कनेक्ट करेंगे, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, जो बेटा के इक्विवेलेंट होगा, के इक्विवेलेंट, दिस विल बी लेस देन, ये हमेशा छोटा होगा किससे? इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट से, इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होगा कि जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, इट विल ऑलवेज बी लेसर देन व्हाट? इट विल ऑलवेज बी लेसर देन इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था? जो के इक्विवेलेंट होता था वो ग्रेटर देन होता था इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट से। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इसी बात को एक्सटेंड करके एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तक मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं। कंसेप्ट क्या है बेटे? ये देखो, ये देखो, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की लेंथ है L और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। स्प्रिंग की लेंथ है L और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K। चलिए बेटा, मान लो we have n such springs। मेरे पास ऐसी n स्प्रिंग्स हैं और इन n स्प्रिंग्स को मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं। इसका क्या मतलब हुआ? ये देखो, ये मान लो स्प्रिंग 1, ये मान लो स्प्रिंग 2, ये मान लो स्प्रिंग 3, और ऐसे ही बेटा मैंने n स्प्रिंग्स को साइड बाय साइड कनेक्ट किया, यानी सीरीज में कनेक्ट किया। बेटा एक स्प्रिंग की लेंथ कितनी है? L। देखो एक स्प्रिंग की लेंथ L, इसकी भी लेंथ L, इसकी भी लेंथ L, इसकी भी लेंथ L। तो बेटा ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग आई, इसका टोटल लेंथ कितना होगा? सर n टाइम्स L होगा। कितना होगा? n टाइम्स L। और मुझे बताओ, अगर L स्प्रिंग्स है, L आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है मेरे पास, उनको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। सर हमने तो पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के इक्विवेलेंट, ये बराबर होता है 1/K1। सर 1/K1 वो तो K ही है, प्लस 1/K2। सर आइडेंटिकल स्प्रिंग है तो इसका भी K। सर तीसरा वो भी तो 1/K, यानी आप n टाइम्स यही करोगे, 1/K 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 n टाइम्स। तो यहां से K इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा? 1/K इक्विवेलेंट। सर ये तो हम n टाइम्स कर रहे हैं, यानी n/K आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब इसको रेसिप्रोकल करो, तो ये जो K इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा K/n। अच्छा, तो अगर हमारे पास n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हुई और मैंने उनको सीरीज में कनेक्ट किया, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? सर K/n। K/n। और अगर इन्हीं स्प्रिंग्स को मान लो मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया होता, हर एक स्प्रिंग का लेंथ L और उनका स्प्रिंग कांस्टेंट K, तो पैरेलल में क्या होता? उनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स K आ जाता, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। अब देखो बेटा, देखो हुआ क्या? हुआ ये कि जब मैंने n स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट किया, जो लेंथ है ना, लेंथ फ्रॉम n टू n टाइम्स L हो गया। सॉरी, फिर से सुनिए बेटा, जब मैंने n स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट किया, देखो पहले एक स्प्रिंग था, अब मैंने n को सीरीज में कनेक्ट किया, जो लेंथ पहले L थी, एक स्प्रिंग की लेंथ थी L, सीरीज में कनेक्ट होने से वो क्या हुआ? वो n टाइम्स L बन गया, यानी n गुना लेंथ बढ़ गई। लेकिन इनिशियली जो स्प्रिंग कांस्टेंट K था, इनिशियली जो स्प्रिंग कांस्टेंट वो कितना बन गया? सर वो तो n टाइम्स डिक्रीज हो गया। सर ये क्या मतलब हुआ कि लेंथ अगर n टाइम्स बढ़ गई, अगर लेंथ n टाइम्स बढ़ गई, तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स ही डिक्रीज हो रहा है।
यानी एक पैरामीटर अगर मैं n टाइम्स बढ़ा रहा हूं, दूसरा पैरामीटर n टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ये जो सुपरिंग कांस्टेंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सर ये क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? ऊपर से आपने दो डब्बे बना दिए, इसमें दो डब्बे इसलिए बना दिए कि इसको अभी से अपनी हार्ड ड्राइव में सेव कर लो कि सुपरिंग कांस्टेंट और लेंथ के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा। अगर मेरे पास एक सुपरिंग है, उसको मैं ऐसे दो हिस्सों में टुकड़े कर रहा हूं, तो जो छोटा सा टुकड़ा होगा उसका सुपरिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द होल सुपरिंग। अच्छा सर ऐसा भी होता है? हाँ देखो यहां से तो यही हमें रिजल्ट मिला। जब मैंने मेरे पास सुपरिंग था जिसका लेंथ था एल, सुपरिंग कांस्टेंट था के, सुपरिंग कांस्टेंट था के। जस्ट अ सेकंड प्लीज। चलिए बेटा, मेरे पास सुपरिंग था जिसका सुपरिंग कांस्टेंट के और जिसका लेंथ था एल। मैंने इनको सीरीज में जोड़ दिया। सर लेंथ तो एन टाइम्स एल हो गया, लेकिन के इक्विवेलेंट हो गया के बाय एन। अगर एक पैरामीटर के बढ़ाने से दूसरा पैरामीटर उतना ही कम हुआ, दिस इज इनवर्स रिलेशन। कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा, अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से ये रहा। मान लो ये मेरे पास एक सुपरिंग है, लंबी सी सुपरिंग है मेरे पास ये, ठीक है ना? तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं तीन हिस्सों में। ओरिजिनली बेटा इस सुपरिंग की जो लेंथ है ना वो एल थी, ठीक है ना? मान लो इस सुपरिंग की लेंथ थी एल और इसका सुपरिंग कांस्टेंट था के, ठीक है ना? अब क्या कह रहा हूं मैंने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? मान लो L/6, L/3 और कितना बचेगा फिर बेटा? जरा सम करो। L/6 प्लस L/3 प्लस L/2, ये कितना बनेगा? 3 2 जार 6, 2 3 जार 6, 6/6। हाँ तो ये L/2 रहेगा। इसको मैंने तीन हिस्से किए और ये तीन हिस्से बराबर आ जाएंगे एल के, ठीक है ना? एक सुपरिंग थी मेरे पास जिसका लेंथ एल, सुपरिंग कांस्टेंट के, और मैंने इसके तीन टुकड़े कर दिए। इसके मैंने तीन टुकड़े कर दिए। अब देखो बेटा, जब मैंने तीन टुकड़े कर दिए, अब मेरे पास तीन सुपरिंग्स के टुकड़े हैं। इसकी लेंथ है L/6, मान लो इसका सुपरिंग कांस्टेंट है K1। ये जो दूसरी वाली सुपरिंग है इसकी लेंथ है L/3, मान लो इसका सुपरिंग कांस्टेंट है K2। और ये जो तीसरी सुपरिंग है इसका सुपरिंग, इसकी लेंथ है L/2 और इसका सुपरिंग कांस्टेंट है K3, ठीक है ना? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे इनको कनेक्ट कर रहा हूं बेटे। देखो ये सुपरिंग है ये वाला K1, ये सुपरिंग है दूसरा वाला K2 और ये सुपरिंग है तीसरा K3। इन तीनों से मैं यहां पर एक मास लटका रहा हूं बेटा, यहां पर मास M मैंने लटका दिया और ये फिक्स्ड सीलिंग है बेटा, फिक्स्ड सीलिंग है, ये फिक्स्ड रूफ है। इस मास को मैंने लटकाया। अब इस मास को मैं थोड़ा सा नीचे करके छोड़ रहा हूं तो ये मास ऑसिलेट करेगा। आप मुझे बताओ इस मास का टाइम पीरियड कितना होगा? आप मुझे बताओ इस मास का टाइम पीरियड कितना होगा? ठीक है बेटे, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं आप लोगों को एज ए होमवर्क दे रहा हूं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा, बट आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू कि आप ये सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है ना बेटा? थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर ये कंक्लूड करते हैं। कीप वर्किंग हार्ड।